Next, dishonor of check, or we can say as a bill discount. If a check deposited by the firm or bill receivable discounted with the bank is dishonored, the same is debited to the firm's account by the bank, but the firm record the same when it received the information from the bank. As a result, the balance as per cash book and of the passbook will differ. क्या बता रहे हैं? डिसऑनर, डिसऑनर का मतलब क्या था यहाँ पे? आपने सुना होगा कि डिसऑनर ऑफ चेक मींस सर्टेन अमाउंट, या आपने कोई भी कभी कभी चेक पे करते हो ना कहीं पे भी, तो सबसे पहले मेन क्या होती है कि आपने डेट प्रॉपर दी है कि नहीं, बराबर, डेट, देन अमाउंट, जो आपने अमाउंट लिखी है वो अंडरस्टैंडेबल है या समझ ऐसा कुछ इस तरीके से तो नहीं लिखा है, इसको कोई रिलेवेंट आप पता ही नहीं कर सकते कि ये लिखा क्या है, तो ये नहीं चलेगा। देन आप जो भी अमाउंट लिखते हैं उसको स्पेल आउट करना होता है, उसकी पूरी स्पेलिंग आपको लिखनी पड़ती है। देन आता है आपका सिग्नेचर, कि आपके सिग्नेचर करेक्टली मैच हो रहे हैं या नहीं, आपका जो चेक है उसमें कोई भी काटापीटी इस तरह की नहीं होनी चाहिए, सारे वर्ड्स प्रॉपर वे में आने चाहिए, एंड द नेम ऑफ द पर्सन हु गेट द मनी, आप अकाउंट नाम लिखते हैं जिस पर्सन को चेक मिलना चाहता है उसका आएगा। और अगर ये सारी चीजें भी बराबर है एंड ये सारी चीजें बराबर है तब क्या होता है, आपने किसी को अमाउंट दिया 10,000 रुपीस का, आपने चेक दिया है, जैसे वो चेक बैंक में लेके जाएगा तब उस टाइम में मालूम पड़ेगा कि अरे इस जो भी अकाउंट है पर्टिकुलर, जो भी पर्टिकुलर एक अकाउंट है उस अकाउंट में, जस्ट अ सेकंड, जैसे आपको 10,000 रुपीस का एक चेक दिया गया है, किसी पार्टी की तरफ से आपको चेक दिया, क्या बोला था कि नेक्स्ट डे बैंक में जाके इस चेक को डिपॉजिट कर देना, तो क्या आपका जो पेमेंट है वो मिल जाएगा कितना, 10,000 रुपीस। एज पर देयर इंफॉर्मेशन हम नेक्स्ट डे गए, नेक्स्ट डे आप कहां गए, डायरेक्ट बैंक में, बैंक में इस चेक को आपने डिपॉजिट किया, क्या कर दिया, डिपॉजिट किया, और वी कैन से एज अ क्लियरेंस के लिए आपने डिपॉजिट कर दिया। अब जिसने आपको चेक दिया है उसके अकाउंट में ही 10,000 जितनी अमाउंट ही नहीं है ताकि बैंक उसके खाते में से निकाल के आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दे, इतनी तो इसके अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है, इतना रिलेवेंट उतना बैलेंस ही नहीं है, किसके, जिस पर्सन का अकाउंट है उसमें बैलेंस ही नहीं है। ऐसे टाइम पे क्या बोलते हैं ना, चेक बाउंस हो जाता है आपका, सुना होगा आपने, क्या बोलते हैं, चेक बाउंस हो जाता है। इस टाइम पे अभी क्या करेंगे, हमारे पास देखो हम बैंक में चेक देने गए, बराबर, इस दिन में बैंक में चेक देने गया, मुझे क्या होगा कि हाँ मैं बैंक में दिया, दैट मींस मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा। मैं अपनी कैश बुक में क्या लिख दूंगा, कैश बुक में डेबिट साइड पे बैंक कॉलम में यहां पे लिख दूंगा एंट्री, दैट मींस मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया। लेकिन एक्चुअली सम डेज, और वी कैन से एज अ फ्यू डेज लेटर, कुछ टाइम के बाद आपको क्या मालूम पड़ रहा है कि आपके अकाउंट में पैसा वो जमा हुआ ही नहीं है, वो चेक क्या हो गया है, डिसऑनर्ड हो गया है। डिसऑनर्ड मींस बाउंस हो गया चेक, क्लियर। इफ अगर चेक बाउंस होता है तो किसको पेनल्टी लगती है, द पर्सन हु गेव द चेक, 10,000 का चेक जिस पर्सन को दिया होगा, जो पर्सन है जिसने दिया हमको, उसको क्या लगेगी, कुछ पेनल्टी लगती है ना, एक्स्ट्रा क्या लग जाएगी, पेनल्टी लगती है इसी पर्सन को, क्योंकि इसका चेक बाउंस हो गया है, उसके रिगार्डिंग पेनल्टी। अब हमने यहाँ पर तो एंट्री क्या कर दी थी कि भाई हमें पैसा हमारे अकाउंट में आ गया है, लेकिन अकाउंट में तो पैसा आया ही नहीं, ना सामने वाले पर्सन का जो अकाउंट था उसके अकाउंट में से कोई भी पैसा डिडक्ट भी नहीं हुआ, बराबर। तो ऐसी एंट्री जब हो जाती है ना, तब भी क्या होता है, आपका डिफरेंस अमाउंट आपको दिखती है ना, क्या दिखेगा, डिफर दिखेगा बैंक बुक में, बैंक पासबुक में, और आपकी जो कैश बुक आप मेंटेन कर रहे हैं उसके अंदर भी सेम डिफरेंस आ जाता है। कब, जब आपका चेक डिसऑनर्ड हो जाए तब भी आपको इफेक्ट देखने मिलती ही है, क्लियर, यही बताया जा रहा है।
Then errors committed in recording transaction by the firm. There may be certain errors from firm side, just like example omission or wrong recording of transaction relating to check deposited, check issued and wrong balance, etc. In these cases there would be a difference between the balance as per the cash book as per the passbook. अब ये बाकी सारी चीजें ठीक है, लेकिन फर्म की तरफ से भी कुछ गलतियां हो जाती है। जैसे कि कुछ गलती क्या हो जाती है, फर्म क्या करते हैं कि बैंक हमारी कैश बुक है, कैश बुक के अंदर कैश बुक बैंक कॉलम है ना, उसके अंदर हमारा बैंक कॉलम यहाँ भी है, कैश बुक बैंक कॉलम क्रेडिट डेबिट। कुछ पैसे हमारे पास बैंक के थ्रू आए हैं है ना, कुछ चेक में हमने पैसे आए तो सो ऑब्वियस सी बात है कहां पर आना चाहिए, डेबिट साइड। लेकिन बाय मिस्टेकली रॉन्ग ट्रांजैक्शन हमने कर दिया है, दैट मींस आइदर वी कैन से रॉन्ग एंट्री कर दी है हमने। इसकी एंट्री कहां कर दी, क्रेडिट साइड पे यहां पर लिख दी, मे बी 10,000 रुपीस की अमाउंट जो हमारे पास आनी चाहिए थी वो कहां, डेबिट साइड आना था, लिख कहां दिया, क्रेडिट साइड पे। तो बहुत सी बार अब ये एंट्री देख समझ पड़ी कि आपकी क्या हो गई, रॉन्ग एंट्री। आपके बैंक में तो क्लियर दिखा होगा, जो आपकी बैंक की पासबुक है ना, आपकी बैंक की जो पासबुक है उसके अंदर तो प्रॉपर होगा कि आपके अकाउंट में पैसे आए हैं, आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज दिखाया होगा। लेकिन जब हम हमारी कैश बुक के साथ कंपेयर करेंगे तब क्या होगा कि भाई हमारी बैंक की जो बुक है वो मे बी इंक्रीज रहेगी एज कंपेयर टू कैश बुक के सामने। या कितनी बार ऐसा होगा कि हमें कुछ पेमेंट करना था, कितना 20,000 का थ्रू चेक हमने क्या किया, पेमेंट किया हुआ है, पे किया है, लेकिन जो क्रेडिट आना चाहिए था गलती से कहां लिख दिया है, अगेन इट्स एन रॉन्ग एंट्री। कहां कर दिया, यहां पर लिख दिया है 20,000। ये जो चीज डिडक्ट होनी चाहिए थी वो क्या दिखा रही है, मेरी इनकम दिखा रही है, जो इनकम होनी चाहिए वो एक्सपेंस दिखा रही। डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 10,000 रुपीस का मेनली क्या आ जाएगा आपके अंदर, डिफरेंस आ जाएगा। किसके अंदर, आपकी पासबुक और कैश बुक के अंदर डिफरेंस आ जाएगा। आपने सारी चीज बराबर लिखी है, लेकिन सिर्फ क्या हो गई, जो एंट्री होती है वो आपने यहाँ पे रॉन्ग कर दी है, बराबर। तो इस तरीके से भी डिफरेंस आ जाता है कैश बुक एंड पासबुक की जो टोटल आता है फाइनल उसमें। दैट error committed in recording transaction by the bank, like sometimes bank may also committed error। कितनी बार ऐसा होता है कि बैंक के थ्रू भी गलती हो जाती है, जैसे कि एग्जांपल omission or wrong recording of transaction relating to checks deposited etc. as a result the balance of the bank passbook and cash book will not agree। just like बैंक के थ्रू जो आपको बताया जा रहा है ना, बहुत ही रेयर केस में आपको देखने मिलेगा ये सारी चीजें। क्या बता रहे हैं, बैंक के थ्रू बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि बैंक के थ्रू आपको कुछ बता दिया जाए, जैसे ये बैंक चार्जेस है, ये हमारा बैंक पासबुक है, आपकी बैंक पासबुक, ये हमारी कैश बुक जिसके अंदर बैंक कॉलम बनता है ना, बैंक कॉलम। बैंक चार्जेस में कभी कभार ऐसा होता है कि बैंक है ना कुछ मंथ तक जो चार्जेस डिडक्ट करने होते हैं वो करती नहीं है। जैसे अगर सपोज किस में हुआ, वो क्वार्टरली चार्ज करती थी है ना, हर 3 मंथ में वो चार्ज करती थी, लेकिन कुछ कारण की वजह से वो चार्जेस नहीं कर पाई। तो क्या करती बैंक, जैसे हर मंथ, या सपोज एग्जांपल ले लो, हर मंथ 15-17 रुपीस आपसे डिडक्ट कर रही है एवरी मंथ, है ना। एवरी मंथ कितने 17 रुपीस आपसे डिडक्ट कर रही है, बराबर। लेकिन उसने 3 मंथ ऐसे हो गए, 3 मंथ में उसने कोई भी डिडक्शन नहीं किया। क्या किया, नेक्स्ट जब 4th मंथ आया तब उसने इन तीनों का टोटल दैट मींस 51 रुपीस आपसे डायरेक्ट क्या कर लिए, डिडक्ट कर लिए। अब हमारे कैश बुक के अंदर हमने तो क्या किया, एवरी मंथ 17 रुपीस क्रेडिट साइड पे लिखते गए, क्या बैंक चार्जेस के नाम से लिखते चले गए। क्या किया आपने, बैंक चार्जेस के नाम से 17 रुपीस लिखते गए टाइम टू टाइम। अब इसी के अंदर डिफरेंस आएगा कि जो 17 रुपीस का चार्ज बैंक एवरी मंथ लेती थी वो यहाँ पर नहीं लिया है, हम यहाँ पर ले रहे थे। देन ये क्या हो गया, अगेन ये डिफरेंट अमाउंट क्रिएट करेगा मंथ वाइज, है ना, मंथ वाइज डिडक्ट करेगा।
कि अब यहाँ पर क्या दिखाएगा कि हमारी पासबुक का बैलेंस कैश बुक के कंपेयर में ज्यादा दिखाएगा, क्योंकि बैंक ने ये डिडक्शन चार्ज ही नहीं किए, हमने यहाँ पे चार्ज कर दिए। एक टाइम ऐसा आएगा कि इन लोगों ने डायरेक्ट 51 चार्ज कर लिया एकदम से, बराबर आपका ये। देन आप उस वक्त कंफ्यूजन में आ जाओ क्या 51 रुपीस किस चीज के चार्ज की, मैंने तो यहाँ पे ऐसा कोई भी 51 की इफेक्ट तो नहीं है, सेम अमाउंट आनी चाहिए ना, फिर कहां से? क्लियर? तो इस तरीके की बैंक के तरफ से भी कुछ ना कुछ एरर आ जाती है, बराबर। चलिए, बहुत सी बार ये भी होता है कि आपका चेक क्लियर नहीं होता है ना, आपका चेक क्लियर नहीं होता, बैंक उसके ऊपर आप क्या करती है, पेनल्टी लगा देती है, और समटाइम्स वही चेक के ऊपर पेनल्टी लगाई और देन कुछ टाइम में क्लियर कर देती है। बहुत से रियल सिनेरियो है, ये एक्चुअल सिनेरियो बता रहा हूं आपको। इफ अगर किसी का जॉइंट अकाउंट है ना, देखना ऐसा हो जाता है बहुत बार, पहले उसको हटा देती है, बाद में उसको क्लियर भी कर देगी। तो गलतियां बैंक के थ्रू भी होती है, क्यों? क्योंकि काम करने वाला एक एम्प्लॉई है, वहां पे भी पर्सन, सीधी सी बात है, गलतियां उससे भी होगी। आ जाते हैं हमारे एक्सरसाइज 10.2, क्या दिया हुआ है, ट्रू और फॉल्स देके रखे हुए। जस्ट लाइक बैंक क्रेडिट्स फर्म अकाउंट एज सून एज इट रिसीव्स चेक फ्रॉम द फर्म। क्या बताया जा रहा है, क्या ये ट्रू है? बैंक क्रेडिट द फर्म अकाउंट एज सून एज इट रिसीव चेक्स फ्रॉम द फर्म। जैसे फर्म के पास से पैसे आते उससे पहले ही क्या बैंक ट्रांजैक्शन कर देती है? जी नहीं, वो इस तरीके से तो कभी भी नहीं करती। जब तक उनके पास में नहीं आएगा तब तक कोई भी एंट्री बैंक की तरफ से नहीं दी जाती है। देन बैंक चार्जेस आर नेवर एंटर्ड इन द कैश बुक, इज इट सो? क्या कैश बुक के अंदर बैंक चार्जेस नहीं लिखा जाता है? हाँ, कैश बुक के अंदर नहीं लिखा जाए, बैंक इसके अंदर बैंक कॉलम पे बनता है ना हमारा, बैंक कॉलम प्रिपेयर करते ही हम लोग, तो सीधी सी बात है बैंक के रिगार्डिंग सारी चीजें हम किस में लिखते हैं, बैंक कॉलम में। तो बैंक चार्जेस में उसी में लिखा आएगा, है ना। क्या बोला है क्वेश्चन समझना, बैंक चार्ज आर नेवर एंटर्ड इन द कैश बुक, कभी नहीं लिखा जाता है, गलत। हम तो उसे लिखते हैं। अगर ये नेवर नहीं आता तब ये सेंटेंस क्या हो जाता, बैंक चार्जेस आर एंटर्ड इन द कैश बुक, तब ये क्या हो जाता, राइट। सिर्फ नेवर लिखा हुआ है इसलिए आपको गलत बताना होगा इसको कि नहीं भाई वहां पर एंटर हो सकता है। सेंटेंस समझना, राइट रॉन्ग में गलती हो सकती है। देन बैंक मेक्स सर्टेन पेमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर अंडर हिज स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, मींस एज पर द कस्टमर है ना, वो जो बताएगा कि भाई ये ट्रांजैक्शन आपको करना है, इस तरीके से करना है, तब ही बैंक आपके बिहाफ पर ट्रांजैक्शन करेगी। बिल्कुल सही बात है ना। देन in case of check issue but not encashed, the balance of passbook will be less than the balance of cash book. क्या है इसका, false है ना, क्या जाएगा false। किस बेस पे बोल रहे हैं, banks make certain in case of checks issued but not encashed, चेक इशू किया लेकिन अभी तक क्लियरेंस पे डाला नहीं है, तो the balance of passbook will be less than the balance of cash book. Wrong. Direct deposit in the bank by a customer would increase the balance shown by the passbook. So obvious बात है, सही होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर समझने सी बात है, डायरेक्ट डिपॉजिट किया बैंक में तो बैंक बैलेंस जो होगा तो किसी का भी इंक्रीज ही होगा, तो पासबुक में क्या दिखाएगा, इंक्रीज। हाँ, यहाँ पर अगर एक सेंटेंस लिखा होगा कि आपकी कैश बुक के अंदर भी क्या होना है, जो बैंक कॉलम है वो इंक्रीज बताएगा, क्या इंक्रीज बताएगा। अगर ऐसी चीज पूछी होती तो ये क्या हो जाता, रॉन्ग, क्योंकि डायरेक्ट डिपॉजिट में आपको पता किस तरीके से चलेगा कि यहाँ डिपॉजिट हो चुका है, वो तो तभी पता चलेगा जब आपका स्टेटमेंट आएगा आपके पास। क्या आएगा आपके पास, उस चीज का स्टेटमेंट, है ना, आपके पास क्या आएगा, उस चीज का स्टेटमेंट। जब तक लिखा हुआ नहीं आएगा पता कैसे चलेगा, बोलते हैं हमारे पासबुक में एंट्री नहीं होगी, पता ही नहीं चलेगा, बराबर। अगर ये लिखा था तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाता। डायरेक्ट डिपॉजिट इन द बैंक बाय कस्टमर वुड इंक्रीज द बैलेंस शोन बाय द पासबुक, एकदम करेक्ट है, क्लियर। चलो नेक्स्ट 10.3 प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। They reconcile the bank balance as shown in the passbook with the balance shown by the cash book. Bank reconciliation is prepared
After identifying the reason of difference, the bank reconciliation statement is prepared without making change in the cash book balance. We may have the following different situation with regard to balance while preparing the bank reconciliation statement. क्या बताया जा रहा है? ये तो हमें पता है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कब बनाया जाता है, जब हमारे कैश बुक और बैंक की जो पासबुक है, इफ अगर उसमें अमाउंट डिफरेंट आ रहा है ना, टैली होना चाहिए, अगर वो नहीं आ रहा है तब हम क्या करते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। और क्या बताया जा रहा है कि आप जब भी वो प्रिपेयर करोगे तो आपकी कैश बुक के जो बैलेंस है इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किए जाते, बराबर, क्योंकि उस वक्त आप चेंज नहीं करोगे, आप आइडेंटिफाई करोगे क्या होता है। जस्ट लाइक आपको दिया हुआ है, एक है फेवरेबल बैलेंस एंड अनदर इज अनफेवरेबल, और वी कैन से एज एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस, बराबर। चलो फर्स्ट देख लो क्या बताया गया फेवरेबल बैलेंस में। फेवरेबल बैलेंस मींस फर्स्ट पॉइंट है डेबिट बैलेंस एज पर cash book is given and balance as per passbook is to be ascertained, and credit balance as per the passbook is given and the balance as per cash book as is to be ascertained. Clear? Then unfavorable balance means credit balance as per cash book, it can be said as overdraft, है ना। credit balance अगर cash book में दिखा रहा है क्या होता है, overdraft is given and the balance as per passbook is as to be ascertained. Debit balance as per passbook is an overdraft, क्योंकि डेबिट साइड पे क्या है, पासबुक का, क्रेडिट साइड पे कैश बुक का है, is given and the balance as per cash book is as to be ascertained. The following steps are taken to prepare the bank reconciliation statement. कौन से स्टेप्स आप देखेंगे कि आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के। फेवरेबल बैलेंस के बता दिए गए हैं, when debit balance as per cash book और credit balance as per passbook is given। जब आपको डेबिट बैलेंस इसका कैश बुक का दिया है और क्रेडिट बैलेंस पासबुक का दिया हुआ है ना, क्रेडिट बैलेंस पासबुक का दिया, तब आप क्या करेंगे, स्टेप्स बताएगा। फर्स्ट टेक बैलेंस एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, से बैलेंस एज पर कैश बुक, पहले तो कैश बुक का बैलेंस देखो, एड ऑल ट्रांजैक्शन that have resulted in increasing the balance of the passbook, वो सारी चीजों की एंट्री करो जो बैंक बैलेंस आपका इंक्रीज कर रही है, किसमें, पासबुक में। कंपेयर करना होगा ना कि आपका कैश बुक में जो चीज इंक्रीज हो रही थी पासबुक की वो चीज जो इंक्रीज पासबुक में भी हो रही है। उससे पहले देखो कि कौन सी चीज से आपका जो बैलेंस है वो इंक्रीज हो रहा है। डिडक्ट ऑल ट्रांजैक्शन दैट हैव रिजल्टेड इन डिक्रीजिंग द बैलेंस ऑफ पासबुक, अपनी कैश बुक के अंदर चेक करो कि पासबुक में कौन से ट्रांजैक्शन है जिसके पेमेंट हो चुके, डिडक्ट तभी होगा ना जब आप पेमेंट करोगे, तो वो चेक करो कौन सा है। एंड द लास्ट स्टेप इज एक्सट्रैक्ट द नेट बैलेंस शोन बाय द स्टेटमेंट व्हिच शुड बी द सेम एज शोन इन द पासबुक। लास्ट में चेक क्या करो कि अब जो रिमेनिंग अमाउंट आ रहा है आपका पासबुक का और कैश बुक का, क्या वो सेम आ रहा है एज पर योर पासबुक, क्योंकि देखना कोई भी बैंक की आप पासबुक देखोगे आप उसमें एंट्री कराओगे, देन एट द एंड लास्ट में आपको क्या बताता है, आपका टोटल बैलेंस भी आपको शो करते ही हो पासबुक में कि भाई अब रिमेनिंग अमाउंट आपका ये है। सेम आपको कैश बुक में भी इसी तरीके से फाइंड आउट करना है कि किस तरीके से आएगा। देन इन cash balance as per passbook is taken as starting point, all transaction that have resulted in increasing the balance of the cash book will be added and all transaction have resulted in decreasing the balance of cash book will be deducted. Now extract the net balance shown by the statement which should be sum as per the cash book। ये पूरा भी यही पढ़ते हुए आए थे हम लोग। The following illustration helps to understand dealing with the favorable balance as per cash book और passbook। चलो illustration के थ्रू हम समझ लेंगे कि हमारा favorable balance किस तरीके से वर्क करता है, बराबर। illustration देखो इस तरीके से क्या आएगा, आपका फॉर्मेट बनेगा, क्या दिया हुआ है, from the following particular of Ananya Industries prepare bank reconciliation statement as on December 31st
दिसंबर 2014 बता के रखा हुआ है ना। अनन्या इंडस्ट्रीज क्या प्रिपेयर करना है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इस तरीके से फॉर्मेट आएगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ अनन्या इंडस्ट्रीज एज ऑन जिस दिन आप प्रिपेयर कर रहे हो उस दिन की डेट दिसंबर, और वी कैन राइट एज 31 दिसंबर 2014। क्लियर, इस तरीके सेम फॉर्मेट आएगा, पर्टिकुलर प्लस अमाउंट माइनस अमाउंट। प्लस अमाउंट क्या दिखाएगी, इनकम रेवेन्यू जनरेट करेगी, माइनस अमाउंट क्या बताएगी, आपकी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्लियर, देन आ जाओ हमारी एंट्री पे। मेनली आपको यहाँ पे कितनी 5 एंट्री दे के रखी हो, जैसे बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, आपका बैंक बैलेंस कितना है ये आपको जो सारी चीज दी, जैसे कि बैंक बैलेंस, आपका बैंक बैलेंस कितना था कैश बुक के बेस पे 32,500 था, ठीक है। देन चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड अप टू दिसंबर 31st 2014 व्हिच इज 8,900। मैंने बैंक में चेक डिपॉजिट किया लेकिन वो अभी तक क्रेडिट ही नहीं हुआ है, मुझे मिला ही नहीं है। देन चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितना 12,000 रुपीस का, 12,500 का। देन बैंक क्रेडिटेड 5,000 फॉर रिसीविंग डिविडेंड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम एंड बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, कितना 400 रुपीस का। क्लियर, चलो ये सारे आपकी ट्रांजैक्शन बताए कि बैंक के थ्रू किस तरह से हुए, तो इन 5 के ही एंट्री बताओगे, मींस कौन सी प्लस में जाएगी कौन सी माइनस में होगा। आपको हमें बताना है ना कि आपकी जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है वो कहां पर गड़बड़ हुई थी। तो देख लो, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, आपका बैंक बैलेंस है ना, कितना है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, प्लस में आएगा 32,500। क्लियर, देन चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक but not credited up to December 31,214। जो चीज आपके अकाउंट में आ जाना था पैसा कितना 8,900 लेकिन अभी तक आया नहीं है, तो सीधी सी बात है आपने तो एंट्री करके रख दी होगी कि मेरे अकाउंट में बैलेंस बढ़ गया है, लेकिन क्या वो अभी तक आया है, नहीं आया, तो इसको माइनस करो। जब पैसा आया ही नहीं है तो आपने ऑलरेडी क्यों लिख दिया कि मेरे अकाउंट में पैसा आया, नहीं आया, माइनस में करो उसको, कहा जाएगा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, कितना 8,900 रुपीस। इसलिए किया माइनस, क्योंकि जो चीज का ट्रांजैक्शन बैंक की तरफ से हुआ ही नहीं है तो उसमें कैसे प्लस में लिख दूं, है ना। मेरे पास पैसा बढ़ा गया अभी तक नहीं बढ़ा है। देन चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 12,500। हमने चेक इशू किया था ताकि हम क्या करें, पेमेंट कर सके, लेकिन अभी तक तो वो बैंक की तरफ से कुछ हुआ ही नहीं है। मैंने क्या किया था, एक चेक बना के दिया था बैंक को कि ये आप उसको डिपॉजिट कर देना या उसको पेमेंट कर देना। बैंक ने अभी तक उसको मेरे अकाउंट में से पैसे डिडक्ट ही नहीं किए, तो सामने वाले पर्सन को पैसे तो दिए ही नहीं है, तो क्या मेरे अकाउंट में से पैसा कम हुआ, बिल्कुल भी नहीं। अभी तक बैंक ने वो चीज तो की ही नहीं है, तो सीधी सी बात है वो अभी भी क्या है, प्लस में ही होगा। तो देखिए चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 12,500 एज इट इज, मेरे अकाउंट में उतना ही है, बैंक ने अभी तक उसका पेमेंट किया ही नहीं है। अगर पेमेंट कर दिया होता तो कहां लिखता, माइनस अमाउंट में 12,500 की अमाउंट आ जाती, बराबर। देन बैंक क्रेडिटेड 5,000 फॉर रिसीविंग डिविडेंड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, बैंक को हमने दिए थे, मींस हमारे अकाउंट में कितने हैं 5,000 रुपीस क्रेडिट हुए, किसके अंदर, बैंक के अंदर, बराबर। तो इन शॉर्ट मेरे पास से तो क्या हुआ, पैसा है अभी, कैसा है, डिविडेंड रिसीव किया है, मुझे क्या मिला है, डिविडेंड रिसीव हुआ है बैंक के थ्रू, मतलब जो कंपनी होगी उस कंपनी ने क्या किया, बैंक को दिया कि भाई ये मेरे शेयर होल्डर है, इनको आप पैसे दे दो, तो बैंक ने मेरे अकाउंट में क्रेडिट किया, बराबर। मेरे अकाउंट में क्रेडिट मींस मुझे पैसा मिला, तो ऐड में लिखूंगा डिविडेंड रिसीव्ड थ्रू ईसीएस, कितना है 5,000 रुपीस आपको मिला है, किधर आएगा, प्लस वाले कॉलम में लिख दोगे, बराबर। नेक्स्ट बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय अकाउंट 400,
हमारे जो अकाउंट है उसमें से बैंक ने क्या किया है, चार्जेस ले लिए। बैंक चार्जेस ले लिए कितने, 400 रुपीस के चार्ज लिया, मींस आपके अकाउंट में से क्या हो गया होगा, डिडक्ट माइनस हुआ होगा ना। चार्ज लिया तो क्या होता है, माइनस कितना, 400 रुपीस का। तो बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक कितना था, 400 रुपीस। क्लियर। देन नेक्स्ट क्या है, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। अब देखो यहां पे आपको क्या बता दिया, नेक्स्ट स्टेप क्या दिया है, इस अमाउंट का टोटल करो कितना आता है, टोटल किया जाएगा। नेक्स्ट कुछ है क्या, अभी आपके यहाँ पे ट्रांजैक्शन पूरे कंप्लीट। नेक्स्ट टोटल करो प्लस अमाउंट कितनी आ रही है, 32,500 प्लस 12,500 एंड 5,000 रुपीस कितनी है, इसको मिला के कितना हो जाएगा, 45,000 तो हो गया, प्लस 5 कितना, 50,000 रुपीस आपके पास है, जिसमें से पेमेंट कितना हो गया है, 8,900 का, 400 का आपका पेमेंट हो गया था, बराबर। तो एग्जैक्ट आपके बैंक में कितनी अमाउंट होगी, तो भाई मेरा बैलेंस एज पर पासबुक कितना होना चाहिए, 40,000 रुपीस मेनली होना चाहिए, बराबर। कितना, 40,000 होना चाहिए, 40,700। कैसे आया फिर से समझो, ये क्या कर रहे हो आप, अपनी पासबुक के अंदर कहीं ना कहीं एंट्री गलत आ रही थी। गलत या मींस जो आपका कैश बुक आपने मेंटेन करी और पासबुक कुछ डिफरेंस आ रहा, तो किस तरीके से चेक किया कि भाई कैश बैलेंस तो इतना है बुक में, हाँ तो इसको तो ऐड में लिखो कितना पैसा पड़ा हुआ है। मेरे पास कुछ क्रेडिट होना था लेकिन हुआ नहीं है, इसलिए इधर पेमेंट होना चाहिए था लेकिन किया नहीं है, इसलिए यहाँ पे बराबर ईसीएस रिसीव किया था, इसलिए ऐड में आया। बैंक ने चार्जेस कट कर लिया 400 रुपीस। तो अब एक्चुअल पासबुक में कितना होना चाहिए था, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास अभी मेरी बैंक की पासबुक आई नहीं है ना, जो पासबुक है वो है नहीं, मैं फाइनल टैली करके देख रहा हूँ कि एग्जैक्ट मेरी पासबुक में कितनी अमाउंट होनी चाहिए थी, तो भाई इतनी ही अमाउंट आनी चाहिए, 40,700 रुपीस क्या होनी चाहिए अमाउंट, बैलेंस एज पर पासबुक कितना हो गया 50। तो आपका क्या है, टोटल आना चाहिए था, आ रहा है, टोटल कर दिया 50, हायर अमाउंट है दोनों साइड पे लिख दी गई 50 रिमेनिंग 50 में से 8,900 माइनस 400 कितने अमाउंट आई 40,700, इसको क्या बताया जाएगा, बैलेंस एज पर पासबुक। जब आपकी अमाउंट एकदम डिफरेंट आती है ना, डिफर आई, तब उस टाइम पे आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर मंथ के जो ट्रांजैक्शन थे आपके, उस पर्टिकुलर मंथ के जो ट्रांजैक्शन थे डिफरेंट आए, तब आप क्या करोगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नेक्स्ट पेज पे या बुक पे बना लोगे। तब आप उस मंथ में जो जो ट्रांजैक्शन हुए थे वो सारी चीज डिटेल वाइज देखोगे। कंपेयर क्या करेंगे, हमारी कैश बुक आप कंपेयर करोगे और आपकी जो पासबुक आई है, क्योंकि आपको एंट्री तो क्लियर दिखानी पड़ेगी ना, फिर ये तो गड़बड़ हो जाएगी। पासबुक, कैश बुक एंड पासबुक कंपेयर करी, यहाँ तो डिफरेंस आया, तो उस पर्टिकुलर मंथ की बैंक रिकंसिलिएशन बना दिया। पहले चेक किया कि मैंने कैश बुक में किसकी एंट्री की थी, क्या वो जो मैंने एंट्री करी है वो फाइनली जो पेमेंट करना था वो बैंक के थ्रू वो पेमेंट हुआ है कि नहीं, देखा तो वो पेमेंट तो हुआ ही नहीं था, तो बाद में वापस कर दो, माइनस में लिखो या ऐड के अंदर लिखो। पेमेंट अगर नहीं हुआ तो ऐड में, मींस इतना पैसा तो अभी बैंक में से डिडक्ट हुआ ही नहीं है, ऑलरेडी इतना पैसा मेरे पास में ही है, मींस मेरे अकाउंट में ही है, तो वहीं पर लिखो, बराबर। जो पेमेंट होना चाहिए था वो हुआ कि नहीं, हो चुका है, तो वहां लिखो, बराबर। फाइनली आप क्या करोगे, फिर बैंक रिकंसिलिएशन बना के कितनी एंट्री आनी चाहिए, करेक्ट एंट्री आ रही है आपकी पासबुक में, इतनी दी गई होगी, हाँ उतनी एंट्री आ रही है, दैट मींस अब आपका ये मंथ का क्लियर बैलेंस कितना हो गया 40,700 क्लियर आया, जो किससे मैच होना चाहिए, आपके पासबुक के साथ मैच हो जाना चाहिए, बराबर। क्लियर। कब बनाएंगे आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जब कैश बुक एंड पासबुक में डिफरेंस अमाउंट आती है, जो आपकी बैलेंस सीडी अमाउंट है वो डिफरेंस आएगी, तब आप कुछ इस तरीके से ही बनाओगे। क्लियर। चल